साथियों नमस्कार। आज के इस विशेष अड्डा में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे देश की भी और दुनिया की भी, क्योंकि जिस तरह आप सब गौर कर रहे होंगे, अगर मीडिया के सुर्खियों को आप फॉलो कर रहे हैं, कि कैसे इस समय पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो खबरों का जो ट्रेंडिंग मुद्दा बना हुआ है वो है यूके में ग्रूमिंग गैंग्स का जो भयावह सत्य सामने आया है, जिसको लेकर पूरी दुनिया उद्वेलित है। पूरे पश्चिमी देशों में सबसे बड़ी बहस इस समय छिड़ी हुई है और एक सरकार यूके की बहुत ही अपने अब तक के सबसे बड़े संकट में घिरी हुई है। तो हम देखेंगे साथियों इस छोटे से अड्डा में कि कैसे ये जो ग्रूमिंग गैंग्स कहा जाता है, जो वास्तव में रेपिस्ट गैंग है, इनमें और भारत में जो लव जिहाद की समस्या है, इन दोनों को कैसे जो झुठलाने वाले लोग हैं वो एक ही सोच, एक ही विचार और एक ही विचारधारा के लोग हैं। यही नहीं, उनके सारे तर्क, उनकी दलीलें भी एक हैं, उनके बहाने भी एक हैं और उनका इस मुद्दे को डील करने का तरीका भी पूरी तरह एक जैसा है। इसके बावजूद एक नया नैरेटिव पिछले 3 दिनों में चलाया जा रहा है कि इन दोनों समस्याओं को या किसी भी एक देश की स्थिति को दूसरे देश से जोड़ करके या तुलना करके नहीं देखना चाहिए। सभी अलग अलग हैं। ये ठीक है साथियों कि अलग अलग देश, अलग अलग समाज की परिस्थितियां, उनकी सच्चाइयां, उनके हालात बिल्कुल एक जैसे हूबहू नहीं होते, लेकिन जब अलग अलग देश, अलग अलग समाज और अलग अलग परिस्थितियों में होकर भी उसको किसी एक परेशानी को जो चलाने वाले हैं, छेड़ने वाले, उनके पीछे जो सोच काम कर रही है, अगर वो एक है तो इन समस्याओं की सिर्फ तुलना ही नहीं होनी चाहिए, इनकी समानता को देखना चाहिए, समझना चाहिए और पूरा विश्व जब इससे मिलकर लड़ेगा तभी इसके नतीजे निकलेंगे। नहीं तो ये आपकी समस्या, ये आपकी समस्या, ये हमारी समस्या, ये किसी और की समस्या, ये जो सोच है जो आज तक चली आ रही है, इससे स्थिति की भयावहता बढ़ेगी और वो किस हद तक बढ़ चुकी है ये आपको यूके की सच्चाई ने साफ कर दिया है। तो जल्दी से हम आज देखेंगे कि कैसे ये मुद्दे, जैसा मैंने आपको कहा कि इन मुद्दों को झुठलाने वाले लोग एक ही सोच के हैं, एक ही तरीके से काम करते हैं और उनको बचाने वाले, उनको शील्ड करने वाले, उनको समर्थन देने वाले भी एक ही तरह के लोग हैं। अब देखिए ये जो ग्रूमिंग गैंग्स का जो मसला है साथियों, इसकी भयावहता कितनी है और ये किस तरह से मुद्दे को अंजाम 20-30 साल से दिया जा रहा है, ये तो आप लगातार पढ़ रहे होंगे। लेकिन इन दिनों में ये मुद्दा इतने जोर से क्यों भड़का, इसका कारण यह है कि सबसे पहली बात कि जब कुछ ऐसे केसेस, मामले आए जिसमें कि जो ये तथाकथित जो ग्रूमिंग गैंग्स होते हैं, पता नहीं ग्रूमिंग गैंग इनका नाम किसने सोच कर रखा था, क्या समाज में बच्चियां जो हमारी यंग गर्ल्स हैं, टीनेजर्स हैं, क्या हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां कोई पेट्स हैं, कोई हमारे पालतू जानवर हैं, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा है, कि उनकी ग्रूमिंग की जाए? ग्रूमिंग क्या होता है? लेकिन बहरहाल अब जो नाम चलन में है मैं उसी से अपनी बात करती हूं। वास्तव में तो ये बलात्कारियों का गैंग है जो 1-2 नहीं, 8, 10, 15, 20 से लेकर के 200 के गुटों में ये काम करता रहा है और बच्चियों को एक शिकार की तरह उनको टारगेट करता रहा है और उनके पूरे बचपन, उनके जीवन को बर्बाद किया है। ये तो हुई आम जो विक्टिम्स हैं, पीड़ित बच्चियां, उनकी बात।
बहुत से मामलों में तो बच्चियों ने अगर उनके दबाव को नहीं माना, रेजिस्ट किया, विरोध किया, तो उनकी जान चली गई। और जान भी ऐसे नहीं गई, उनकी जो जान ली गई उसमें किस तरह की नृशंसता हुई उनके साथ, अगर आप साथियों उसकी बारीकियों को पढ़ेंगे तो आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। आप खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि कोई ऐसा भी कर सकता है। ऐसी अमानुषता, ऐसी अमानवीयता उन बच्चियों ने झेला अपनी जान गंवाने के पहले। और फिर भी आज ये मामला अगर पूरे विश्व की सबसे बड़ी सुर्खी बनी हुई है तो इसलिए क्योंकि वहां की सरकारों ने कमाल ये किया कि जब माता पिता अभिभावक शिकायत करने गए तो उनको जेल में डाल दिया। जिन बच्चियों ने हिम्मत की अपनी बात को कानून के सामने या काउंसिल्स में लाने की, उन बच्चियों को दोषी करार दे दिया। और हर बार जो परपेट्रेटर्स हैं, जो दोषी हैं, वो छूट गए, बल्कि उनके प्रति वहां की सरकार और वहां का जो कानून व्यवस्था है, वहां की जो जुडिशियरी है, उन्होंने उनके प्रति सहानुभूति बनाई कि जैसे वही पीड़ित हैं, उन्हीं को ट्रैप किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। वहां का, जैसा मैंने कहा साथियों, आप अगर पिछले 4 दिनों की बड़ी बड़ी खबरें आप निकाल कर देख लें तो आपको उस भयावहता से आपका परिचय हो जाएगा। और जैसा हमने कहा, आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी बच्चियों के साथ बर्ताव कोई मनुष्य कर सकता है क्या। अब हम आते हैं अपने देश पे। तो सबसे पहले जो लोग ग्रूमिंग गैंग्स की सच्चाई को दशकों से, सालों से नहीं दशकों से झुठलाते आए हैं, उनका पहला तर्क क्या होता है कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये सब झूठ है। बच्चियां बड़ी हो रही हैं, उनके अंदर उत्सुकता है शरीर के प्रति, उनमें आकर्षण है, उनकी भावनाएं हैं और वो अपनी स्वेच्छा से गई हैं। 5-5, 6-6, 11-11 साल की लड़कियां 30, 32, 35 उम्र के मर्दों के साथ अपनी स्वेच्छा से क्यों गई हैं, जिनके बीच न कोई सामाजिक मेलजोल है, न कोई जान पहचान है, न कोई बैकग्राउंड है, न पारिवारिक कोई रिश्ता है। अचानक से उनके साथ खुद को शिकार होने के लिए और इस तरह की अमानवीयता झेलने के लिए क्यों स्वेच्छा से चली जाएंगी, इस तर्क का कोई जवाब नहीं है उनके पास। ठीक वैसे ही जैसे भारत में श्रद्धा वालकर का केस हो, तारा शाहदेव का केस हो, या हर दूसरे दिन कभी महाराष्ट्र, कभी उत्तर प्रदेश, कभी उत्तराखंड, कभी झारखंड और अलग अलग देश के हिस्सों से ऐसे जो मामले आते हैं, उसमें सबसे पहला तर्क ये लिबरल्स का होता है, जो सब कुछ है मगर लिबरल कतई नहीं है, पर वो अपने आप को लिबरल दावा करते हैं। अब दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि ये जो जैसा कि यूके के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर के बयान की दुनिया भर में बहुत जबरदस्त आलोचना हो रही है, उनका ये कथन कि जो लोग इस बात को, मुद्दे को उठा रहे हैं, उनका इशारा एलन मस्क की तरफ था, क्योंकि जब यूके का मीडिया, यूके की कानून व्यवस्था, जुडिशियरी और सरकार ने तो इन बच्चियों को अपने हाल पे छोड़ ही दिया, यूके के मीडिया ने भी आंखें मोड़ ली। तब एलन मस्क ने जब ये मुद्दा उठाया तो मुख्य प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने कहा कि ये फार राइट के लोग हैं, यानी दक्षिणपंथी विचार के लोग हैं, और ये जानबूझकर ये एक र्यूमर फैला रहे हैं। ठीक यही बात आप भारत में सुनते हैं हर बार जब लव जिहाद का मुद्दा आता है कि ये तो आरएसएस का एक पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट है, ये तो आरएसएस का प्रोजेक्ट है, ये आरएसएस की साजिश है और ये मामले सब मनगढ़ंत हैं। इसके बावजूद कि आप तारा शाहदेव के केस में देख लीजिए, वो एक महिला जिसने ये साहस दिखाया कि खुद अपने साथ हुए जो धोखा है उसके लिए वो अदालत तक गई, एक नेशनल लेवल की शूटर महिला जिसने माना कि उसको ट्रैप किया गया झूठ बोल करके, और बाद में जो असलियत सामने आई उसको उसने मानते हुए न्याय के लिए वो अदालत में गई। तो यहां भी यही कहा जाता है कि ये तो आरएसएस की साजिश है, यूके में यही कहा गया कि ये तो फार राइट लोगों की राजनीतिक कैंपेन है। अब हम आते हैं ऐसे ही एक और तर्क पे, एक और तरीके पे, रणनीति जो अपनाई जाती है
सबसे बड़ा इस समय यूके में जो राजनीतिक बहस का मुद्दा बना हुआ है, जो वहां की पार्लियामेंट में इस समय चल रहा है अभी, वो मुद्दा है कि ओल्डहम का जो केस था, जो इस समय तक का सबसे चर्चित मुद्दा इस समय बना हुआ है, क्योंकि वहां पर क्या हुआ कि जो इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति था, जिसके ऊपर ये पूरे साक्ष्य हैं, सबको पता है ये कि वो आदमी ऐसे गैंग्स को चलाता है, उसी को वहां की काउंसिल का सदस्य बना दिया गया। यानी आप ये समझिए कि कोई इस तरह के गैंग को चलाने वाला व्यक्ति जो है, वो अगर यहां भारत में कॉर्पोरेशन में या राज्य के इकाई में ले लिया जाए, बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो जब इसका मुद्दा उठा और नेशनल इंक्वायरी की बात आई, तो वहां की जो सेफ गार्डिंग मिनिस्टर हैं, आप विडंबना देखिएगा, जेस फिलिप्स, वो सेफ गार्डिंग मिनिस्टर जो जेस फिलिप्स हैं, उन्होंने अपने देश की बच्चियों को सुरक्षा सेफगार्ड करने के बजाय उन पर अत्याचार करने वालों को सेफगार्ड करने का फैसला लिया और ये पत्र लिखा जिसमें कहा कि इसमें इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे यहां भारत में अजमेर का केस देख लीजिए, बहुत बहुचर्चित केस है, नोटोरियस केस है अजमेर की पीड़ित लड़कियों का। उसमें भी क्या था, सीधे सीधे ये कहा गया था कि जांच की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, अगर किसी का कोई किसी से संबंध है तो वापसी समझ की बात है। इस तरह की चीजें उठाई गई। एक और ऐसा ही कॉमन तर्क जो बार बार पूरे यूरोप में सुनने को मिलता है, यूके के केस में तो ये इस समय सबसे बड़ा विवाद का विषय बना है, और हमारे यहां जो हमारे लिबरल्स ये तर्क देते हैं और कुछ अपने आप को मुस्लिम समाज के ठेकेदार कहने वाले लोग भी कहते रहते हैं कि ये इस्लामोफोबिया है। कहने का मतलब कि पूरे इस्लाम को बदनाम करने का मुद्दा है, इस्लामोफोबिया है। इसीलिए हमारा केवल इतना कहना है कि अगर ये इस्लामोफोबिया है, ऐसा आपको लगता है, तो जो ये कृत्य करता है, जिसका अपराध है, आप उसको क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते? आप उसको तुरंत बचाने के लिए क्यों कूद पड़ते हैं? आप बुशरा शेख जैसी तथाकथित लिबरेटेड महिलाओं को देख रहे होंगे, जो अपने आप को बहुत ही आधुनिक और प्रोग्रेसिव सोच की बताती हैं, लेकिन बेशर्मी की हद तक इन ग्रूमिंग गैंग्स को वो समर्थन दे रही हैं, उनको बचाने का कार्य कर रही हैं। ठीक यही चीज हमारे लिबरल्स भारत में करते हैं। आप कहीं किसी मुसलमान अपराधी की ओर से कोई मुद्दा उसका उठाइए तो उनका सबसे पहला तर्क होता है कि ये तो मुस्लिम विरोधी साजिश है और इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। आप अपराध और अपराधी की मजम्मत क्यों नहीं कर सकते? और अगर आप किसी अपराधी को कानून अपना काम करे उससे रोकेंगे और उसके बचाव में उतरेंगे और फिर आप कहेंगे कि ये धर्म को, हमारे दीन को बदनाम किया जा रहा है, आप अपराध को अपराध की नजर से नहीं, उसको एक मुस्लिम की नजर से देख रहे हैं, और इसीलिए उससे बड़े अपराधी आप हैं, क्योंकि आप उसके अपराध को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आप उसके अपराध को की ढाल बन रहे हैं। और एक अंतिम मुद्दा कि कहीं भी कोई विषय हो तो तुरंत उसको मोड़ दो विक्टिमहुड की तरफ, जैसा कि इस समय कुछ लोग यूके में कर रहे हैं। जेस फिलिप्स का नाम उसमें सबसे पहले आता है, जिनको कि पद से हटाने की मांग बहुत जोर शोर से इस समय चल रही है, और कुछ एक्टिविस्ट का भी। भारत में भी यही है, एक्टिविस्ट तुरंत अपने ऊपर विक्टिमहुड का कंबल ओढ़ लेते हैं। हमारे देश में भी राणा अयूब जैसे लोग हैं, पहले वो गलत कृत्य का समर्थन करेंगे और फिर जब लोग उनकी इस टेंडेंसी को, उनकी बात को तर्क से विरोध करेंगे तो वो खुद विक्टिम बन जाएंगे। आज यूके में परिस्थिति ये बन गई है कि मंत्री जेस फिलिप्स और बुशरा शेख जैसी एक्टिविस्ट जो हैं, वो अपने ऊपर, उन पर उनकी आलोचना हो रही है, उनको लोग धमकी दे रहे हैं, उनको लोग बुरा भला कह रहे हैं, इस बात को उन्होंने बहस का मुद्दा बना दिया है और खुद विक्टिम बन बैठी हैं। और 250,000 यानी 2.5 लाख बच्चियों का मामला तो पूरे समाज में, मीडिया में आधिकारिक रूप से मामला कहा जा रहा है। बताने वाले तो कह रहे हैं कि पीड़ितों की संख्या 1 मिलियन तक भी हो सकती है, लेकिन 2.5 लाख की बात तो पूरे तर्क के साथ बताई जा रही है, पूरे
मुद्दों के एस्टिमेट के साथ दिया जा रहा है, उन 2.5 लाख बच्चियों को इस भयावह परिस्थिति में छोड़ने को, उनको भूल करके वो खुद विक्टिम बन बैठी हैं कि मुझे बचाओ, हाय मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। ठीक हूबहू यही रणनीति आज आप अगर कोई गलत का सहारा दे, उसकी आलोचना करे, तो वो अपने ऊपर हाय तौबा करके रोने लग जाता है या लग जाती है। तो विक्टिम को भुला दो। वास्तविक विक्टिम जिसने अपनी नृशंसता को झेल करके अपनी जान गंवाई, जो 12-12, 11-11, 13 साल की बच्चियां भयावह स्थिति से गुजर रही हैं, जिनको अदालत कंसेंट मान करके छोड़ देता है। कोई 5 या 6 8 साल की बच्ची का क्या कंसेंट, किस कानूनी आधार पे ये लिया गया है? ऐसी बच्चियों को विक्टिम ना बना के खुद विक्टिम बन जाओ। तो साथियों, ये बहुत पुराना टूल किट है, ये हूबहू वही मोडस ऑपरेंडाई है। आप भारत से लेकर के और बिल्कुल पश्चिम देशों के अंत तक चले जाएं, हर जगह एक ही फॉर्मूला, हर जगह एक ही तरीका अपनाया जा रहा है। इट इज अ सिविलाइजेशनल ऑनस्लॉट। ये हमारी सभ्यता पर, हर जगह की सभ्यता पर हमला हो रहा है। कहीं क्रिश्चियन हैं, कहीं हिंदू हैं, कहीं सिख हैं, और हमारे पास ऐसे लोगों के बयान हैं जो इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं लगातार, कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से। उनका कहना है कि ये मुद्दा सिर्फ गोरे समाज की, यानी व्हाइट गर्ल्स की जो बात हो रही है, उसका नहीं। यूके में हिंदू और सिख बच्चियां भी ऐसे ही टारगेट की जा रही हैं, और 99%, मैं तो कहूंगी 100% इसमें जो नाम आ रहा है वो पाकिस्तान के लोगों का है, पाकिस्तान के पुरुषों का है। तो सच्चाई को आंख मूंद लेने से सच्चाई चली नहीं जाती, गायब नहीं हो जाती। दुनिया भारत ने जो भी मुद्दा उठाया उसको झुठलाती रही, मजाक बनाती रही। आप पढ़ लीजिए बीबीसी और गार्डियन के जो लेख हैं, लेकिन उनके समाज के सामने जब मुद्दा आया है तो उनको समझ में आया है कि ये एक पूरे समाज, पूरी सभ्यता पर हमला है, और आज भी नहीं चेते तो दुनिया में बर्बादी तय है।